गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं निखिल सर। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो रही है या चल नहीं रही है, जिस कारण से विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परंतु एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब एजुकेशन की बात छिड़ी है तो मैं निखिल सर आप लोगों के साथ में आज अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों को अकाउंट और बिजनेस स्टडी की टीचिंग दूंगा, जो कि बहुत प्रॉपर मैनर में होगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी फ़िलहाल तो आप सभी जानते हैं कि कोई स्टेशनरी की दुकान वगैरह या शॉप तो नहीं खुल रही है, तो इसीलिए मेरे पास पुराने एडिशन की बुक है। जैसा कि आप देख सकते हो 2019 एडिशन है। इसी बुक को हम कंटिन्यू करते हुए, वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट को हम कंटिन्यू करते हुए इस बुक की हेल्प से हमारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और काउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, ये पूरी बुक का नाम है। वॉल्यूम फर्स्ट है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक है ना। अगर आपके पास न्यू बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर न्यू बुक नहीं है, कहीं से पुरानी बुक अरेंज कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नॉट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम शॉर्ट में NPO भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चैप्टर फर्स्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NPO। अब सबसे पहले बात आती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो ये होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट organization are set up with objective of social welfare। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, जिनका पर्पस या जिनका ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये तो पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ है पैसा, मनी। तो NPO को भी तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो NPO मनी रिसीव कहाँ से करेगा? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ फंड received a non-profit ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे मीडियम जहां से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड प्राप्त करता है या जिसे फंड मिलता है। तो वो नंबर 1 है डोनेशन। डोनेशन जिसे आप चंदा कहते हो, है ना। मेंबरशिप फीस। और क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन। और क्या हो सकता है? लोन। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले ग्रांट्स, है ना। या जैसे क्राई एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, है ना। वो बच्चों के जो अधिकार है उस पर काम करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ सहायता दी जाती होगी, तो वो सहायता कहलाएगी। अब जैसे बाढ़ बचाव में अगर बाढ़ आ गई है कहीं, वहाँ पर कुछ
फिर से सेटअप लगाना है तो उसके लिए कुछ ग्रांट मिलेगा, कुछ एनजीओ वहाँ काम करेंगे, है ना। बचपन बचाओ आंदोलन भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, या उसको कोई डोनेशन प्राप्त होता है, या कोई हम मेंबर्स है वो मेंबर्स फीस देते हैं। तो ये सब लोग आपस में मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, या इन तरीक़ों से एनपीओ के पास में पैसा आता है, और एनपीओ इन पैसों से जिस प्रोग्राम के लिए एनपीओ काम कर रहा है वो एनपीओ उस प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स ऑफ एनपीओ। अब एनपीओ के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो नंबर फर्स्ट, इट इज अ सेपरेट it is a separate legal entity promoted by individual, second point, their purpose is objective is to promote social welfare। ठीक है बच्चों, नंबर 1 फीचर्स है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और ये प्रमोट किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है सोशल वेलफेयर, है ना। अब अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो अकाउंट में ये चीज़ तो आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई या किसी न किसी तरह का अकाउंट मैनेज करता है। तो एनपीओ भी तो कोई ना कोई अकाउंट मैनेज करेगा। तो उसके लिए समझिए, एनपीओ प्रिपेयर्स द फॉलोइंग एनुअल अकाउंट। एनपीओ प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। नंबर पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में आरएनपी अकाउंट बोलेंगे। दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में आर&ई अकाउंट बोलेंगे। तीसरा अकाउंट है तीसरा है बैलेंस शीट। ये हमें बनानी पड़ती है ना, इसको आप जो भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पे बनाते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि एनपीओ को तो डोनेशन मिलता है, मेंबरशिप से जो मिलता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ग्रांट होता है, लोन होता है, इन्हीं से पैसा मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या है? फंड है। तो इसी के बेस पे जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी वो कहलाएगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहलाएगी? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इसमें हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, स्टार बनाकर लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो इसमें नंबर 1, इट इज अ लाइक कैश अकाउंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का नाम बदलकर एनपीओ में हो जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये तो आपको पता है कि कैश अकाउंट में हम लोग 11th क्लास में केवल कैश का ट्रांजैक्शन करते थे।
है ना। सपोज ये 12 मंथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 महीने का सैलरी हम किसी एम्प्लॉय को दे चुके हैं। मान लेते हैं उस एम्प्लॉय का नाम भूषण है। इस भूषण को हम 11 महीने की तनख्वाह दे चुके हैं। 1 महीने का हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग कैश अकाउंट में या पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, आउटस्टैंडिंग का ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें आउटस्टैंडिंग का ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा। और इसकी तीसरी खासियत या खूबसूरती होती है, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इन दिस अकाउंट transactions are recorded on case basis। मतलब हम लोग इसमें क्रेडिट नहीं लेंगे। जैसे हमने क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट सेल किया, तो उससे हमें यहाँ लेना देना नहीं। हमें क्या लेना देना है? कैश। किससे मतलब है हमें? कैश से। मतलब कैश ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और इस अकाउंट की चौथी खूबसूरती है कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब ये चीज़ क्या होती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है। बस अभी इतना समझ लो कि कैपिटल नेचर का भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है और रेवेन्यू नेचर का भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन आपके इस अकाउंट में आएगा। ठीक, अब इतना नोट कर लो। हो गया बच्चों? हटाऊं? अब नंबर सेकंड हम लोगों ने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे दिस इज लाइक P&L अकाउंट। जो 11th क्लास में हमने P&L अकाउंट पढ़ा था वही P&L अकाउंट 12th क्लास में NPO में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब इस अकाउंट की दूसरी खूबसूरती क्या होती है, ये चीज ध्यान रखना। इन दिस अकाउंट बोथ कैश एंड क्रेडिट transactions are recorded। मतलब इस तरह के अकाउंट में कैश भी रिकॉर्ड किया जाएगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी खूबसूरती, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। क्या बोला मैंने? ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ कैपिटल नेचर की बात नहीं हो रही, यहाँ रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है कि ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, समझ आया? अब ये तो ठीक है। अब इन दोनों अकाउंट का प्रोफार्मा मैं आपको बना के बताता हूँ। बहुत सिंपल है बच्चों, जैसा हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से। पहले हम बनाते हैं R&P अकाउंट। ठीक है, ये तो आपको पता है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। छोटा सा प्रोफार्मा बनाना है 2 लाइन का, अभी आप समझ जाओ। ठीक है,
इस तरफ आप लिखोगे रिसिप्ट, इस तरफ मतलब डेबिट साइड में, और इधर लिखोगे आप पेमेंट। और एज यूजुअल ये तो आप जानते हो ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता। अब फिर भी कंफ्यूजन है कि रिसिप्ट और पेमेंट क्या है, तो इतना ध्यान रखना कि जहाँ यहाँ हमको लिखना है कैश आया और यहाँ हमको लिखना है कैश गया। जिन सोर्सों से केस आ रहा है वो सोर्सेस के नाम यहाँ आ जाएंगे, और जिन सोर्सेस से केस जा रहा है उन सोर्सेस के नाम यहाँ चला जाएगा। जैसे टू बैलेंस BD, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद टू सेल ऑफ गुड्स, हम कोई सामान बेचते हैं, सामान बेचेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो पैसा यहाँ आ जाएगा, है ना। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी पैसा आएगा, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब किन किन जरिए से हम लोग पैसा दे सकते हैं, हम सबसे पहले सैलरी, बाय सैलरी, सैलरी अगर पे करते हैं तो पैसा जाएगा। बाय रेंट, अगर हमने कहीं किराया चुकाया है तो पैसा जाएगा, है ना। न्यूज़पेपर हो सकता है, उससे पैसा चला जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे पैसा जाएगा, ठीक है। ये बच्चों इसका यहाँ टोटल आ जाएगा, ये तो आप जानते हो। जहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो तो बचेगी, ठीक है। RNP अकाउंट समझ में आया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी कैश अकाउंट की ही तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस कैश अकाउंट पे चादर चढ़ाकर वहाँ उसका नया नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रख दिया गया है। अब इसका प्रोफार्मा कैसा होता है, डेबिट साइड में आप लिखोगे रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में आप लिखोगे पेमेंट। अब अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसके लिए याद रखना, रिसिप्ट या डेबिट साइड में वो चीज़ें आएगी जिनसे पैसा आ रहा है, पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आएगी जिनसे पैसा जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका भी एक छोटा सा प्रोफार्मा बना लीजिए, डेबिट और क्रेडिट। छोटे छोटे से प्रोफार्मा है बच्चों, करा आपने सब कुछ है 11th क्लास में, बस यहाँ आके वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ आप लिखोगे एक्सपेंडिचर और इधर लिखोगे इनकम। अब एक्सपेंडिचर हमारा खर्चे कहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, तो टू सैलरी पेड, ये हमारा खर्चा हो गया। टू रेंट पेड, अगर हमने कहीं कोई रेंट दे दिया तो वो हो गया, है ना। टू डेप्रिसिएशन, अगर हमने डेप्रिसिएशन दे दिया तो यहाँ खर्चा हो गया। अब इनकम क्या हो सकते हैं हमारे लिए, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमको कहीं से इंटरेस्ट मिल गया वो, है ना। बाय रेंट रिसीव्ड, अगर हमको कहीं से रेंट अगर रिसीव्ड हो गया तो। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हम लोग 11th में लिखते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बट यहाँ ये चीज़ नहीं लिखेंगे। अगर कभी बैलेंस इस तरफ बचेगा तो हम उसको लिखेंगे टू सरप्लस, ठीक है। इसको मैं नेट प्रॉफिट समझ लो आप, लेकिन आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे टू सरप्लस। और अगर इधर कभी बैलेंसिंग फिगर बचता है तो इधर आप लिखोगे बाय डेफिसिट ना, बाय डेफिसिट, इसको आप लोग समझ लो नेट लॉस। लेकिन आपको नेट लॉस नहीं लिखना है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो आप लिखोगे सरप्लस, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचेगा तो आप लोग लिखोगे डेफिसिट। क्लियर बच्चों?
चलिए, अब मैंने आपसे बात करी थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है ना, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? इसमें पहली चीज आएगी लाइफ मेंबर फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। मतलब ये है कि कोई भी एनपीओ जो काम करना स्टार्ट करता है तो वो कहता है कि आप मुझे 1,000 रुपये दे दो, ये 1,000 रुपये आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। नंबर 2 आती है लेगेसी। लेगेसी का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने अपनी वसीयत पर ऐसा लिखा है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी तमाम प्रॉपर्टी इस एनपीओ को मिल जाएगी, तो वो होगी लेगेसी। नंबर 3 स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशंस, डोनेशन तो बहुत सारा के होंगे, है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि नहीं मेरे को इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक डोनेशन देना है, तो वो डोनेशन भी इसमें शामिल हो जाएगा। नंबर 4 सेल ऑफ एनी असेट्स। अगर हम कोई असेट बेचते हैं तो वो भी इसमें शामिल होगी। नंबर 2 आप समझिए रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जनरल डोनेशन, जो छोटे छोटे डोनेशन होते हैं, है ना, सॉरी मतलब जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, छोटे नहीं, जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, जनरल डोनेशन जो स्पेसिफिक नहीं होंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक तरह से आप पैसा ही समझ लो, कैसे समझ लो ना, रेंट रिसीव्ड। अगर हमें रेंट मिलता है तो, है ना, अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो, या फिर हम कोई पुरानी रद्दी बेचते हैं तो, हम कोई पुरानी रद्दी बेचते हैं तो। अब कैपिटल पेमेंट या एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल पेमेंट या एक्सपेंडिचर क्या होता है? परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, मोटे खर्चे, ये बड़े खर्चे आएंगे ना, ये कैसे खर्चे होंगे? बड़े खर्चे। इसमें अगर हमने कोई असेट परचेस करी है, परचेस ऑफ एनी असेट्स, ठीक है। नंबर 2 कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, अगर हम कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं वो। नंबर 4 रेवेन्यू। रेवेन्यू पेमेंट कौन कौन से होते हैं ना, रेवेन्यू पेमेंट में सैलरी, छोटे खर्चे, ये बड़े और ये छोटे, सैलरी, रेंट अगर हम देते हैं, टैक्स देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, और ऑनोरेरियम। अब ऑनोरेरियम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हम किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं और वो हमारे मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट आने पर हमसे कोई पेमेंट लेता है और उस पेमेंट को हमें उसे करना पड़ता है, वो कहलाता है ऑनोरेरियम। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आपके साथ में ये चीज़ अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है।
है ना। हमने आज 12th क्लास की पहली बुक सॉल्व करना स्टार्ट करा है, जिसका पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा है। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में एनपीओ भी कहा जाता है। अब एक्चुअल में एनपीओ क्या होता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होगा, समाज कल्याण के लिए होगा, ना कि लाभ कमाने के लिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो एनपीओ कहाँ से पैसे इकट्ठा करेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने समझा था फंड रिसीव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले डोनेशन, एनपीओ को डोनेशन मिलेगा, मेंबरशिप फीस मिल सकती है, सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, लोन वो ले सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स मिल सकता है। अब फीचर्स ऑफ एनपीओ, फीचर्स एनपीओ के दो होंगे, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स। नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब हर फर्म को, हर कंपनी को कोई ना कोई अकाउंट बनाने की या अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन से अकाउंट होंगे जो एनपीओ मेंटेन करेगा, तो उसमें नंबर फर्स्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड होगा बैलेंस शीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एनपीओ में जो पैसा मिलता है वो पैसा या तो डोनेशन होगा या फिर मेंबरशिप फीस होगा या कहीं से कुछ फंड इकट्ठा किया होगा, इसलिए इस बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फंड बेस्ड बैलेंस शीट। अब इसमें नंबर पहला हम लोग समझेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, जो कि कैश अकाउंट को ही 12th क्लास में एनपीओ चैप्टर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम दिया गया है। इसका सबसे पहला पॉइंट आता है इट इज़ लाइक कैश अकाउंट। नंबर 2 आता है ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, केवल कैश ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। इसमें केवल कैश बेसिस पे ही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब कैपिटल नेचर के भी और रेवेन्यू नेचर के भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है मैं आपको डिटेल में फिर से बताऊंगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ लाइक अ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दिस अकाउंट बोथ, मतलब इस अकाउंट में आपको कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। थर्ड, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इस तरह के अकाउंट में केवल रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। अब यहाँ हमने दोनों अकाउंट का प्रोफार्मा समझा। आरएनपी अकाउंट, इसमें डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में आप लोग लिखोगे रिसिप्ट, पेमेंट में और क्रेडिट में लिखोगे पेमेंट। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो समझ लीजिए डेबिट में आप लोग वो सारे सोर्सेज लिखोगे जहाँ से पैसा आया, क्रेडिट में वो सारे सोर्स लिखोगे जहाँ से पैसा गया। ठीक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डेबिट में लिखोगे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में लिखोगे इनकम। यहाँ हम वो सब लिखेंगे जिससे हमारा पैसा गया और यहाँ वो सारी चीज़ें आएगी जिससे हमें पैसा मिला। बच्चों, आप लोग 11th क्लास में पीएनएल में अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता था तो आप लोग उसको तो लिखते थे नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में लिखता था तो बचता था तो आप उसको कहते थे नेट लॉस। परंतु आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं लिखना है। आपको अगर इस तरफ बैलेंस बचता है तो टू सरप्लस लिखेंगे और इस तरफ बचता है तो आप लिखोगे टू डेफिसिट। अब हमने तीसरी चीज़ पढ़ी थी कि कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस, एक बार फीस दो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओ। लेगेसी, कोई आदमी मर जाता है और मरने के बाद उसकी वसीयत के अनुसार उसकी तमाम जमा पूंजी या प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को मिल जाती है। स्पेसिफिक डोनेशन, कोई स्पेसिफिक डोनेशन करता है, जैसे अभी निसर्ग तूफान आया, उस निसर्ग तूफान में मुंबई का जो नुकसान हुआ उसके लिए कुछ लोगों ने डोनेशन किया तो वो निसर्ग डोनेशन कहलाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक तूफान के लिए मिला है। सेल ऑफ एनी एसेट्स, हम कोई सामान बेचते हैं तभी आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा जनरल डोनेशन, सभी प्रकार के डोनेशन इसमें शामिल हो जाएंगे स्पेसिफिक को छोड़कर। फिर सब्सक्रिप्शन, रेंट अगर हमें मिल रहा है तो वो, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो वो, सेल ऑफ एनी ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर मैगजीन या ओल्ड न्यूज़पेपर हम कुछ बेच देते हैं तो वो कुछ आएगा। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल पेमेंट क्या होता है या एक्सपेंडिचर, ये बड़े खर्चे होते हैं बच्चों, मतलब जो ज़्यादा बड़े पैसे से खर्च होते हैं। जैसे परचेस ऑफ एनी असेट्स, अगर आप भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर ये कुछ चीज़ लेना चाहते हो तो ये बड़ी चीज़ें असेट्स हैं, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 2-5 रुपये में आपकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता।
अब चौथा आता है रेवेन्यू पेमेंट, छोटे खर्चे में जो आम तौर पर चलते रहते हैं। सैलरी देना ही देना है, रेंट देना ही देना है, अगर खुद का नहीं है तो रेंट दो, टैक्स तो आपको भरना ही है गवर्नमेंट के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर आप छोटे से छोटा एनपीओ भी चलाते हो या बहुत बड़े लेवल पे भी काम करते हो तो आपको स्टेशनरी लगेगी, प्रिंटिंग मटेरियल आपको लगना ही लगना है। और ऑनोरेरियम मैंने आपको समझाया था कि अगर आप किसी पर्सन को एज ए चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो और वो चीफ गेस्ट आने के लिए अगर आपसे कुछ फीस की डिमांड करता है तो वो कहलाएगा ऑनोरेरियम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?